नमस्कार, मैं प्रकाश पुरी। आज अपने स्टूडियो में वो शख्स आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब उनकी आवाज उठाते हैं तो आपको पता है क्या होता है। मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ परिचय कर देने की ज्यादा आवश्यकता है। प्रशांत भूषण जी, नाम ही काफी है उनका। और आज एक कार्यक्रम में नागपुर में आए थे। वर्धन जी का आज पुण्यतिथि था और इसीलिए उस कार्यक्रम के लिए आए थे। मैंने समझा कि उनको आपके समक्ष लाए। देश में कई समस्याएं, स्टेट में कई समस्याएं और वो सारी समस्याओं से रूबरू करने के हिसाब से मैंने उचित समझा, उनको विनंती किया और मैं धन्यवाद दूंगा उनको कि वो मेरी विनंती का मान रख के हमारे स्टूडियो में आए हैं। तो हम चलते हैं सीधा प्रशांत भूषण जी की तरफ। नमस्कार। नमस्कार जी। प्रशांत जी, मुझे आज भी याद है कि आप ही के कारण किस तरीके से महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के अंदर वैक्सीन के मैंडेट जो चालू थे जबरदस्ती के, वो आपने ही सारी पैरवी की थी और उसी का नतीजा है वहां की काफी लोग फिर थर्ड डोज से तो काफी बचे ही है और उसके बाद में कई लोगों को राहत भी मिली। नहीं तो सरकार ने तो जिस तरीके से करवा दिया था तो कि ये लेना ही पड़ेगा, उसके सिवा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ही थे कि जिसके कारण वो शायद करीबन कितना 1.5-2 साल चला वो केस। एक साल करीब पहले तो मेरे ख्याल से वो केस के बारे में मेरे ख्याल से पहले तो जज ने वो केस सुनने के लिए मना कर दिया था ना। नहीं, ऐसा नहीं था। मतलब पहले थोड़ा सा उनको लग रहा था कि भाई इसमें कोर्ट कैसे दखल देगी। फिर आखिर में कम से कम हम लोगों ने जो 3 मांगे रखी थी उनमें से एक मांग तो स्वीकार कर ली कि भाई ये वैक्सीन मैंडेट जो सरकार बाध्य करती है लोगों को कि भाई अगर तुम वैक्सीन नहीं लोगे तो तुमको हम बस में नहीं जाने देंगे, ट्रेन में नहीं जाने देंगे, ये सब तो उन्होंने असंवैधानिक घोषित कर दिया। दूसरा हमने ये मांग रखी थी कि जो वैक्सीन के जितने ट्रायल्स हुए हैं उसका डेटा सार्वजनिक किया जाए, वो नहीं माने वो लोग। और तीसरी हमने मांग रखी थी कि जो वैक्सीन के एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ को इंजरी होती है, उसके रिपोर्टिंग का सिस्टम ठीक नहीं था। क्योंकि सिर्फ वही जना रिपोर्ट कर सकता था जिसने वैक्सीन लगाई है, और जिसको एडवर्स इफेक्ट हुआ है वो नहीं रिपोर्ट कर सकता था, उसका डॉक्टर भी नहीं रिपोर्ट कर सकता था। तो उन्होंने सरकार को बोला कि इसको सुधारिए, लेकिन हमें लगता है कि अभी तक वो सुधार हुआ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। और उसके ऊपर से तो सरकार ने ये बोला है, एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि वी आर नॉट फोर्स एनीबडी, जबकि उन्होंने इतने सारे ये कर दिया था कि वो नहीं लेंगे तो आप रेलवे नहीं बैठ सकते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जा सकते, गवर्नमेंट के ऑफिस में नहीं जा सकते। एक तरफ तो नाक दबा के उन्होंने मुंह खोलने की कोशिश किया, लोगों ने नाक दबाया, और ऊपर से बोलते कि नहीं हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं किया। तो ये तो सरकार का खैर ये है। और बहुत अच्छा हुआ कि कम से कम आपने वो थर्ड डोज लेने से लोगों को बचाया। और उसके कारण क्योंकि जिन्होंने 2 डोज लिए हैं आपने देखा होगा, और उसके बाद में कई रिपोर्ट ये आए हैं कि लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, अलग अलग टाइप की बीमारियां हो रही है, कैंसर बढ़ा है और सबसे ज्यादा मायोकार्डियक अरेस्ट के बहुत ज्यादा केसेस सामने आए हैं। तो इसलिए तो हम आपको धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारे अवेकन इंडिया मूवमेंट ने और यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके लिए काफी प्रयास किए थे। और आपने जो दिल्ली के अंदर वो केस इनकी लिया था, या किसी ने केस लगाया था ना वो आपके थ्रू, जेकब पुलियन। हाँ, जेकब पुलियन ने। तो जेकब पुलियन केस के कारण ही सारा फिर वो महाराष्ट्र के अंदर सभी तरफ सर्कुलेट हुआ और उसी के कारण पूरे हमारे देश के अंदर वो सारा रुका। तो इसीलिए मैं हमारे सारे जो अवेकन इंडिया मूवमेंट और यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपके वो केस के कारण उसको बल मिला हमारे कारण। अच्छा, दूसरा मैं प्रशांत भाई ये कहता हूं कि अभी देश के अंदर ऐसी परिस्थिति निर्माण हो गई है कि क्या हम वाकई में डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, डेमोक्रेसी जिंदा है या अभी मरने लगी है। क्योंकि ऐसा है कि डेमोक्रेसी के अंदर राइट टू स्पीक, राइट टू राइट और उसके बाद में राइट टू प्रोटेस्ट, ये सारी चीजें थी। लेकिन अभी आपने देखा है कि जिस तरीके से सारी चीजें ये दबाई जा रही है और 144 सेक्शन और लगाती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए कॉमन आदमी ने, आपको लगता है? नहीं, ये बात आपकी सही है कि इस देश में सारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को दबाया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, सरकार के अधीन कर लिया गया है। तो चाहे आप
न्यायपालिका को ले लें, चाहे पार्लियामेंट को ले लें, चाहे आप इलेक्शन कमीशन को ले लें, चाहे आप सीएजी को ले लें, सारे इंस्टीट्यूशंस को सरकार के अधीन कर लिया गया है, जो सरकार की इशारों पर काम करते हैं। न्यायपालिका पूरी हद तक नहीं, लेकिन काफी हद तक न्यायपालिका में भी यही देखा जा रहा था। और दूसरी तरफ राइट टू प्रोटेस्ट को करीब करीब खत्म कर दिया गया है, क्योंकि सब जगह धारा 144 लगा दी जाती है, जिससे कि लोग आकर बाहर प्रोटेस्ट ना कर सकें, कोई मूवमेंट ना बन सके। और कई बार एक्टिविस्ट के खिलाफ झूठे केसेस दर्ज कर दिए जाते हैं। इलेक्शंस में हम देख रहे हैं कि तरह तरह की बेईमानियां हो रही हैं। पहली बात, वोटर्स के नाम काट दिए जाते हैं जिनका इनको लगता है कि जो उनके खिलाफ है, जो उनके खिलाफ हैं, जो माइनॉरिटीज के हैं, उनके नाम काट दिए जाते हैं। फर्जी लोगों के नाम ऐड कर दिए जाते हैं। एक तो ये हो रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरा सरकार के हाथ में है, उन्हीं के इशारों पर काम करती है। मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ एनफोर्स करती है। इलेक्शन की डेट सरकार के हिसाब से तय करती है। फिर एक जो मांग हम लोग कर रहे थे कि भाई कम से कम वीवीपैट की तो टोटल काउंटिंग करिए, वो भी नहीं मानते हैं और कहते हैं हम वो भी नहीं होने देंगे। और ईवीएम का तो सब लोग समझते हैं कि भाई ईवीएम में प्रोग्रामेबल चिप्स हैं, आप उसमें कोई भी मैलिशियस प्रोग्राम डाल सकते हैं। अब वो हैकेबल हैं कि नहीं है, इस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, डिबेट हो सकता है, लेकिन प्रोग्रामेबल चिप्स तो है ही हैं। नहीं वो है। और पसंद भाई मुझे ये कहना है कि देखिए कि अगर उसको क्या बोलते हैं, वो उसको छेड़ सकते हैं या उसको बाहर से क्या बोलते हैं, उसको हैकिंग कर सकते हैं, तो वो करने के लिए कम से कम 2, 3, 4, 5 इन्होंने ईवीएम देना चाहिए ना। जो भी पॉलिटिकल पार्टियां है वो बोलती है नहीं वो प्रूव करो आप, लेकिन उसको हाथ नहीं लगाने का। तो हाउ इट इज पॉसिबल? हाँ, और ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि कोर्ट भी इसमें इंटरवीन नहीं कर रहा। कोर्ट में जब मामले गए तो कोर्ट ने इसमें इंटरवीन नहीं किया। मतलब हम लोगों की तो बिल्कुल सिंपल मांग थी, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि वीवीपैट की स्लिप्स काउंट कर ली जाए। पहले तो इतना बड़ा बड़ा बैलेट पेपर काउंट होता था, एक दिन में सब काउंटिंग हो जाती थी। अब तो छोटी छोटी स्लिप्स काउंट होनी है, वो तो 4-6 घंटे में हो जाएंगी। पता नहीं उसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं काउंट कराई जाती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोर्ट ने भी वो बात नहीं मानी। उसका रिजल्ट ये है कि तो पूरी तरह से लोकतंत्र इस देश में धाराशाही होता हुआ दिख रहा है। सारे लोकतांत्रिक संस्थान धाराशाही होते हुए दिख रहे हैं। अब तो ये है कि लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, तभी जाकर कुछ सुधर सकता है मामला। क्योंकि हमने देखा है कि न्यायपालिका भी पब्लिक ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होती है, और अगर न्यायपालिका को दिखता है कि पब्लिक जो है ईवीएम्स के बिल्कुल खिलाफ हो गए हैं, तो उसका असर न्यायपालिका पर भी पड़ेगा। नहीं, अभी आपने जैसा बोला कि ये पड़ेगा, न्यायपालिका पड़ेगा, और ये काफी हद में कई मामलों में देखे गया है। हमारे स्टेट के अंदर ये आपको पता है कि ये जिस तरीके से ये पार्टी तोड़ी गई थी और सारे इनको जो हमारे ये विधायक थे उनको सारा उनको भगा के, फिर उसके बाद में ये कहा गया कि 50-50 खोके, हमारे यहाँ कहावत हो गई है कि 50 खोके एकदम ओके। तो 50-50 करोड़ रुपए इनको देके पार्टी फोड़ी गई। और ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने ये मैंडेट दिया कि भाई ये टोटली असंवैधानिक सरकार है, और इसका जो निर्णय है ये उन्होंने स्पीकर पे छोड़ा। तो लेकिन वो जब नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने, आपको मालूम है कि सेकंड टाइम भी उनको बोला कि नहीं ये फिक्स टाइम बाउंड करो, लेकिन पूरे 2.5 साल ये सरकार चलती रही। यानी कहने का मतलब असंवैधानिक सरकार, यानी टोटली इलीगल सरकार सत्ता में बैठी रही है। और इलीगल सरकार ने हमारे यहाँ पे उसके कार्यकाल में ये चुनाव हुए जिसका नतीजा आपके सामने है। तो अभी इसके बारे में क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे या कोर्ट के लेवल पे? क्योंकि देखिए अगर समझ लो एक आधे बार कोई आदमी, अगर फर्जी आदमी कोई किसी की प्रॉपर्टी बेच दिया और वो ये है, फिर उसके बाद में जो इसका ओरिजिनल ओनर है वो तो बोलेगा भैया ये तो मैंने बेची नहीं है। देखिए इसके बारे में तो पता नहीं क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम ये तो हो ही सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये तो पूछना चाहिए इलेक्शन कमीशन से कि एकदम से रातों रात
या पिछले 4 महीने में इतने सारे वोटर कैसे बढ़े, और जो नए वोटर आए वो कौन थे, और जिन वोटरों के नाम काट दिए गए किस आधार पर काट दिए गए, क्यों काटे गए, और ये जो 17C फॉर्म्स हैं इसको सार्वजनिक करवाना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली अभी ये हो नहीं रहा। नहीं, वोटिंग अगर किसी ने काउंटिंग का रिकाउंटिंग का दिया तो 45 डेज के बाद में 45 डेज का उन्होंने समय दिया है। तो मुझे तो आश्चर्य लगता है कि इसके लिए क्या कारण है। जब आपके पास में आपकी बैलेट मशीन है, यानी ईवीएम मशीन है, और आपके बैलेट पेपर, ये बोलते बैलेट पेपर गिनेंगे नहीं हम, तो ये सारी के सारे, और 45 दिन उसको लगने का कारण क्या है? 45 दिन तक ये सरकार चलती रहेंगी इलीगल, या उसका वो आदमी चलता रहेगा, वो जब तक के मिनिस्टर बन चुका है। तो ये जो सारी मौकरी चल रही है इस तरीके से, ये अब इसके ऊपर एज ए कॉमन आदमी ने क्या करना चाहिए? आप क्या सुझाएंगे इसके ऊपर? मुझे लगता है लोगों को सड़कों पर उतरना चाहिए, और जिस तरीके से बांग्लादेश में और श्रीलंका में लोग हाँ, बिल्कुल सड़कों पर उतरना चाहिए। और इसका जो भय है कि भाई हमको जेल में डाल देंगे, या ये सब खत्म हो जाना चाहिए। जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर बाहर निकलते हैं तो सरकार की भी हिम्मत नहीं होती कि सबको जेल में डाल दे। तो इसलिए लोगों को ईवीएम के खिलाफ सड़कों पर उतरना चाहिए, और जिस तरह से लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है उसके खिलाफ सड़कों पर आना चाहिए। और ये ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जहां पर डबल इंजन की सरकार है, जिस स्टेट के अंदर भाजपा की सरकार है और दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उन्हीं स्टेट के अंदर ये सारी बातें की गई है जहां पे ये, क्योंकि ये सारी बदमाशी करने के लिए 3 यंत्रणा हाथ में चाहिए। पुलिस हाथ में चाहिए, उसके बाद में ईवीएम यानी क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन कमीशन हाथ में चाहिए, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कलेक्टर और जिला कलेक्टर हाथ में चाहिए। ये जहां है वही ये पॉसिबल हो सकता है। ये इनके झारखंड में इनके हाथ में नहीं था तो वहां ही नहीं कर सके, वहां पे सिर्फ ज्यादा वेस्ट बंगाल में नहीं कर सके, लेकिन यहाँ पे वो 7.8% वोट इन्होंने बढ़ाए पूरे। तो ये सारी की सारी बातें जो है, और देखिए मैं आपको जानबूझ के एक ध्यान में ला रही चाहता हूं कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर जब पिछला पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था 2019 का, तो उसके बाद में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, तो ये 5 साल के अंदर करीब करीब 50 लाख वोट बढ़े, यानी हर साल 10 लाख वोट बढ़े, ऐसा मोटे तौर पर से। लेकिन उसके बाद में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन और 2024 का ही 5 महीने के बाद में हुआ असेंबली इलेक्शन, इसकी ये 5 महीने के अंदर 47 लाख वोट्स बढ़े हैं, 47 लाख। तो कहने का मतलब ये हर महीने में करीब करीब 8.5 पौने 9 लाख वोट बढ़े हैं, और दिन के हिसाब से इसको गिने तो करीब करीब 28,500 वोट बढ़े हैं। और अगर उसको एक दिन में अगर 8 घंटे का भी अगर कैलकुलेशन करे तो हर घंटे में 4,500 वोट बढ़े हैं। तो ये तो ऐसी मशीनरी काम ही नहीं कर सकती, वोट आए कहां से? ये सारी बातें इतनी दिखने के बाद में भी इसका ना जवाब दे रही है स्टेट गवर्नमेंट, ना ही। तो इस तरीके से ये इलीगल टोटल सरकार सत्ता में आ गई, और इसके ऊपर से दिखता है कि जब इनको आज तक के जो सबसे बड़े बड़े लीडर थे, यशवंतराव चौहान से लेके तो विलासराव देशमुख, शरद पवार के जैसे, उनके जमाने में भी इतना क्लियर मैंडेट नहीं मिला था। आउट ऑफ 288 मैक्सिमम नंबर ओन बाय अ सिंगल पार्टी वाज नॉट मोर देन 210, और अभी ये 232 आए, जबकि ये 3 पार्टियां हैं, तीनों पार्टियों के बारे में रोष है, किसान 100% इनके खिलाफ में है, और काफी तरीके से ये सारा ये होने के बाद में, अनरेस्ट होने के बाद में इतना यानी क्लियर कट दिखता है। तो अभी इसके अंदर मैं आपसे वाकई में चाहता हूं कि इसके बारे में क्या पीआर हो सकती है, या कोर्ट में जाना चाहिए, या सारी पार्टियों ने मिला के जाना चाहिए कोर्ट ने, जितने भी, क्योंकि ये तो यही बोलते हैं कि आप जब लोकसभा इलेक्शन में जीते तो उस समय भी ईवीएम ठीक था, और अभी आपको ईवीएम ठीक नहीं लग रहा है। तो ये सारी जो बातें चल रही है, तो अभी करे क्या? नहीं, मुझे लगता है कि पहले तो ये सड़कों पर एजिटेशन होना चाहिए, उसके बाद में कोर्ट में जाया जा सकता है, लेकिन पहले सड़कों पर। लेकिन सर ये 144 जब चाहे तब लगा देते हैं। नहीं तो हमारे यहाँ पे एक गांव था, उसको तो तोड़ना चाहिए। देखिए सोलापुर के अंदर एक गांव था जहां पे उन लोगों ने ये बोला कि भैया ऐसा हो नहीं सकता, इतने वोट नहीं मिल सकते सामने वाले को, क्योंकि हमारे गांव ने तो सारा का सारा 90% वोट जो इसको दिया। तो वो बोले कि भाई चलो हम गांव के गांव में ये करवाते हैं, पेपर बैलेट करवाते, हम ये करवाएंगे। तो उसको बैन लगवा दिया। उनको क्या पड़ी थी, पुलिस लगवा दी। उसके बाद में जिन लोगों ने ये किया, वो गांव के अंदर करीब करीब 200 लोगों के ऊपर उन्होंने एफआईआर दाखिल करवा दी।
तो ये करने का मतलब क्या था? इससे दैट क्लियरली शोज कि दैट देयर इज ए दाल में कुछ काला। ऐसा नहीं लगता आपको? बिल्कुल 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 ये लगता है, बिल्कुल ये साफ है कि दाल में काला है। और इलेक्शन कमीशन भी बेईमानी कर रहा है, ये भी दिख रहा है। मैं आपको बताता हूं कि ये वहां का वो ये लेने के बाद में उससे भी प्रेरणा लेके मैंने तीसरे ही दिन हमारे अकोला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गांव के अंदर मैंने ये करने की कोशिश किया 6 तारीख को, 6 दिसंबर को। तो वहां पर वो पेपर की न्यूज पढ़ा बराबर उसी तरीके से, जिस तरीके से वो सोलापुर का जो गांव था उसमें जिस तरीके से पुलिस का बंदोबस्त उसी तरीके से उस गांव में लग गया था, और सारी की सारी मशीनरी गवर्नमेंट की आ गई थी, और वो उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया वहां पे कि आप यहाँ नहीं करेंगे, धारा 144 भी लागू करवा दिया। यानी कहने का मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि ये लोग डर रहे हैं कि कहीं इनका जो झूठ है वो सामने ना आ जाए। नहीं, बिल्कुल। ये ऐसे दूसरी बात ऐसा है साहब, अभी मुझे बताइए कि जिस तरीके से ये अभी देश के अंदर ये चल रहा है कि सिर्फ हमारे देश की जो भी संपत्तियां है वो सिर्फ एक या दो आदमी को बेचे जा रही है, तो आपको ऐसा नहीं लगता क्या कि जिस तरीके से कोरिया के अंदर वो कोरिया देश एक कंपनियां चलाता है, उस तरीके से कुछ दिनों के बाद में ये देश जो है ये कुछ कंपनियां चलाएंगी, और उसके बाद में जो डेमोक्रेसी है फिर वो तो सिर्फ नाम के लिए रहेंगी। अच्छा, बेचे हरकत नहीं है उनको, लेकिन उन्होंने ओपनली टेंडर कॉल करना चाहिए, इंटरनेशनल टेंडर अलॉट करना चाहिए, और उसके बाद में जो ज्यादा पैसा देगा उसी को अलॉट करना चाहिए। लेकिन ये तो सिर्फ जस्ट ट्रांसफरिंग ऐसे दिखाने के लिए ये कुछ टेंडर वंडर दिखाते हैं। हाँ। लेकिन वो बेसिकली फर्जी होता है। दूसरी बात यह है कि अडानी कई बार लोएस्ट टेंडरर होता है, लेकिन उसको ये पता है कि उसको और बहुत सारे कंसेशंस मिल जाएंगे सरकार से जो दूसरों को नहीं मिलते। अच्छा। जैसे ये सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट में भी बहुत सारे कंसेशंस दिए गए। हाँ, गुजरात के अंदर नहीं, गुजरात के अंदर नहीं, ये जो सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ने जो अडानी की पावर खरीदी और जो बाकी स्टेट्स को बेची, जिसके बारे में अब चार्जशीट फाइल हुई है अमेरिका में अडानी वगैरह के खिलाफ कि उन्होंने घूस दिया, उसमें भी सरकार की तरफ से बहुत सारे कंसेशंस इनको दे दिए गए। जैसे कि वो बांग्लादेश में जो पावर सप्लाई का एग्रीमेंट मोदी ने अडानी के लिए करवाया बांग्लादेश के साथ, उसमें बाद में वो उनको सारे वो उस पावर प्रोजेक्ट के लिए SEZ वगैरह के कंसेशंस दे दिए गए कि भाई ये तो एक्सपोर्ट करी जा रही है। जब उन्होंने बिजली लेना बंद कर दिया तो वो कंसेशंस अब वो इंडिया में बेच रहे हैं, लेकिन वो सारे कंसेशंस इनको मिले हुए हैं, वो बरकरार हैं। तो अडानी को ये पता है कि अगर वो कम भी पैसे बिड करेंगे तो उनको फिर भी प्रॉफिट होगा, क्योंकि उनको बहुत सारे कंसेशंस मिल जाएंगे, या फिर बाद में रेट बढ़ाने देगी सरकार। कई बार ऐसा हुआ है कि पावर कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लिए और बाद में बिड कॉन्ट्रैक्ट्स थे, इस आधार पर दिए गए कि भाई आपका लोएस्ट बिड है, लेकिन उसके बाद उनको रेट बढ़ाने दिया गया। और अनफॉर्चुनेटली कई केसेस में कोर्ट्स ने भी इसको अलाउ कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने, वो अरुण मिश्रा की बेंच ने कम से कम अडानी को 20,000 करोड़ का फायदा करवाया, और उसके रिटायरमेंट के बाद उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। जिस तरीके से गोगोई को MP बना दिया, राज्यसभा राफेल का जजमेंट देकर, अयोध्या का जजमेंट देकर, उसके बाद उनको MP बना दिया गया। और जिस तरीके से चंद्रचूड़ के घर को ये अपने गए, आदरणीय मोदी जी गए, तो आपको क्या लगता है ये जो है ये हमारे देश की जो ये है कायदा कानून जो है, या जिस तरीके से कुछ प्रोटोकॉल्स लगे हुए हैं, तो ये प्रोटोकॉल्स का आपको उल्लंघन नहीं लगता है? बिल्कुल उल्लंघन है। तो जजेस के कोड ऑफ कॉन्डक्ट का भी उल्लंघन है, क्योंकि उसमें लिखा है कि भाई जजेस जो हैं, जबकि उनके सामने कई केसेस चल रही है, मोदी के खिलाफ में कई केसेस चल रही है। बिल्कुल उल्लंघन है। तो मैं तो ऐसा समझता हूँ कि अगर कोई कोर्ट के अंदर कोई जज के अगेंस्ट में कोई किसी आदमी की केस चल रही है तो वो उसको भी अलाउड करना चाहिए कि भाई तुम जाके जज को मिल के आओ घर को, ऐसे हो गए तो बिल्कुल वो तो उदाहरण दे सकता है कि भाई देखो मोदी जी जाके मिले तो मुझे भी आपसे मिलना है। बिल्कुल, क्योंकि कोर्ट के अंदर तो जब कोई केस चलती है तो नेचुरली आप तो कई पुराने जजमेंट्स है वो निकाल के देते हैं कि भाई देखो ये केस में ऐसा ऐसा किया, तो ये भी उसी तरीके से आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, दूसरा ऐसा है कि देखिए एक तरफ तो ये आरक्षण की वगैरह काफी मांग चल रही है, तो आरक्षण किस लिए चाहिए लोगों को? क्योंकि उनको सरकार की नौकरी चाहिए और एजुकेशन के अंदर उनको
कंसेशन चाहिए या प्रायोरिटी चाहिए। और एजुकेशन किस लिए चाहिए? क्योंकि उनको सरकार की नौकरी करनी है। अब ये एक तरफ तो ये बोलते हैं कि हमने आरक्षण को हाथ नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब आरक्षण को हाथ लगाने की कोशिश किया तो आपने देखा है कि किस तरीके से देश के अंदर आग लगी। तो इन्होंने आरक्षण को दूसरे तरीके से खत्म कर दिया। आरक्षण का सरकार के उपक्रम सारे बेच दे रहे, सारे बेच रहे। हाँ बिल्कुल। और अभी तो बहुत सारी जगह सरकारी पद रिक्त पड़े हैं, उनको भरते नहीं, और जब दिखावा भी करते हैं भरने का तो पेपर लीक करा देते हैं, वहां कुछ होती नहीं। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी इस तरीके से अगर देश के अंदर अपने इसकी पूरी डेमोक्रेसी की मौकली चली है, हो रही है, और उसके बाद में ये कोई भी मामले के अंदर जजमेंट मिलते ही नहीं है, जिस तरीके से महाराष्ट्र में 2.5 साल कई मामलों के अंदर इस तरीके से हुआ है। तो अभी इस तरीके से अंदर मुझे आप बताइए कि वापस से मैं आपको वही सवाल पूछता हूं कि अभी ये देश में किया क्या जाए। तो आपने वही बोला कि रास्ते पे आए, लेकिन रास्ते पे आने के बाद में या जिस तरीके से आप और मैं, तो ठीक है, मुझे तो गवर्नमेंट हाथ रास्ता तो देखिए, रास्ता कठिन है, लेकिन उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं है, ये बिल्कुल। तो देखिए, ये काफी सवाल तो पूछना है, लेकिन प्रशांत भूषण साहब को उनकी फ्लाइट भी पकड़नी है, इसलिए मैं हमेशा मिलते रहेंगे हम लोग। आजकल तो टेक्नोलॉजी के जरिए हम लोग ऑनलाइन भी मिल सकते हैं, तो आते रहेंगे, चर्चा करते रहेंगे। और मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आपके पास में भी कोई सवाल है प्रशांत भूषण साहब को पूछने के लिए, आप जरूर से मुझे भेज दीजिए और मिलते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।